वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम है दिलशाद एंड आज हम लोग फिर से करने वाले हैं अपना एएलपी टेक्नीशियन बीएसएफ के लिए इम्पोर्टेंट साइंस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपके पास अगर कोई सजेशन हो तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है? फोटोग्राफी इन फॉग एंड मिस्ट एट नाइट इज पॉसिबल यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? रात में जो हम लोग फोटोग्राफी करते हैं वो क्यों पॉसिबल हो पाता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण यानी पारा बैंगनी किरणों के कारण, या इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण जिसको कि आईआर रे भी बोलते हैं। तो रात में जो फोटोग्राफी पॉसिबल हो पाता है ये आईआर रेज के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है, इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि उनकी तरंगदैर्ध्य यानी उनकी वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ बड़ी होती है और इसलिए वे कोहरे द्वारा अधिक परिकिरणित यानी कि कोहरा के कारण अधिक स्कैटर नहीं होता है, और इसीलिए वे कोहरे को आसानी से भेज सकते हैं। आईआर रे के द्वारा हम लोग रात में भी क्यों देख पाते हैं? क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, और वेवलेंथ ज्यादा होता है तो ये बहुत कम स्कैटर होता है। ठीक है, जैसे कि ब्लू कलर अगर देखेंगे बहुत ज्यादा स्कैटर होता है, उसी तरह से देखें आईआर रे ये बहुत कम स्कैटर होता है, बहुत कम परिकिरणित होता है, इसीलिए ये कोहरे को आसानी से भेज सकता है, जिसके कारण हम लोग आगे देख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पानी से निकलने पानी से निकालने के पर शेविंग ब्रश को बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? द हेयर ऑफ द शेविंग ब्रश sticks together when taken out of water. This is because शेविंग ब्रश जो होता है उसको पानी से निकालते हैं तो उसके जो क्या बोलते हैं, उसके जो बाल आपस में चिपक जाते हैं। ये क्यों चिपकते हैं? शेविंग ब्रश का बाल जब पानी से बाहर निकालते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। ये चिपकते हैं सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण चिपकते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी तो आपका समझ लो कि पानी कितना, पानी में एक फोर्स लगता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, पानी में नहीं, हर लिक्विड में एक फोर्स लगता है जिसको विस्कोसिटी यानी विस्कस फोर्स बोलते हैं उसको। इलास्टिसिटी क्या होता है? ये रबर में पाया जाता है, जिसके कारण वो कितना इलास्टिक है, मतलब उसमें कितना तन्यता है वो निकाला जाता है। फ्रिक्शन तो एक बल होता है, तो ये सब इसका आंसर होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा कि पानी से जो निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अच्छा, पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की जो बूंदें होती है ना वो गोल गोल होती है, तो कहीं ना कहीं उसका सोर्स भी काम करता है, वैसे वो अकेले गोल नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कलर है आपका, वर्णनांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है? द डिफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस? तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये किस लेंस के द्वारा सही किया जा सकता है? अवतल लेंस, कनकेव लेंस, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, सिलेंडरी लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? क्योंकि इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई भी क्यों नहीं हो, क्यों हुआ? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये आपका विटामिन की कमी से होता है। देखो, इसे कलर डिफिशियंसी भी कहा जाता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। सामान्यतः उसे हरे और लाल और तथा नीले, कभी कभी नीले रंग में अंतर समझ में नहीं आता है। कलर ब्लाइंड आप लोग बताइएगा किस विटामिन की कमी से होता है। अगला देखते हैं, वर्ण, वही क्वेश्चन है ना, इफेक्ट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कैन बी करेक्टेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, वायु की सापेक्ष आर्द्रता को मापने एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, आर्द्रता को मापने के लिए क्या जाता है? हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। ये तो मैंने बहुत बार आपको बताया। हाइग्रोमीटर आपका क्या होगा? ह्यूमिडिटी को नापने के लिए, प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर दूध को नापने के लिए, हाइड्रोमीटर आपका क्या होता है? पानी को नापने के लिए। अगला देखते हैं आपका, 1024 बाइट बराबर होता है 1024 को, 1024 बाइट होता है वो 1 केबी के बराबर होता है। 1024
बाइट 1 KB के बराबर होता है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये होता है आपका 1024 GB। हाँ लिख रहा हूँ 1024। ये वही लिख, हाँ कहाँ है, 1024 GB। ठीक है, ये आपका देखेंगे तो 1024 MB। ये देखेंगे तो 1024 KB। और ये हो गया आपका 1024 बाइट। इसको कि 20 सिर्फ बाइट लिखते हैं ना, बी इसको लिख देते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला देखते हैं, फुल फॉर्म पूछा है सीपीयू का। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। अगला देखते हैं, मेघाच्छत रथ, क्या लिखा? अ क्लियर नाइट इज कोल्डर देन अ क्लडी नाइट, दिस इज बिकॉज, मतलब जिस दिन रात रात में बिल्कुल क्लियर रात होता है, आसमान में बिल्कुल क्लियर तारा दिख रहा होता है, वो ज्यादा कोल्ड होता है, ज्यादा ठंडक होता है देन क्लडी नाइट, जिस दिन आसमान में बादल होते हैं। ऐसा क्यों? मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है रेडिएशन के कारण, विकिरण के कारण। देखो इसका कारण विकिरण है। बादल की उपस्थिति में पृथ्वी द्वारा प्रावर्तित विकिरण ऊष्मा ऊपर ना जाकर बादल एवं पृथ्वी के बीच बनी रहती है। ठीक है, विकिरण आप समझ लो कि आपने नाम सुना होगा, जैसे कि ये मीथेन का सुना है, ग्रीन हाउस गैसेस का नाम सुना है ना, ग्रीन हाउस गैसेस। अब होता क्या है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस बनता है हमारे अर्थ सरफेस पे, ये अगर बादल रहेगा तो ये, अच्छा ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ही हमारा अर्थ गर्म है, इसी के कारण ग्लेशियर पिघल रहा है। ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो जब अगर बादल बना, जब बादल बना तो ये जब ऊपर जा रहा होगा, वो क्या होगा, बादल इसको ऊपर जाने नहीं देगा। बादल जब इसको ऊपर जाने नहीं देगा तो पृथ्वी हम लोगों का गर्म रहेगा ना, हम लोग का अर्थ तो गर्म रहेगा। इसीलिए अगर जिस दिन क्लडी नाइट होता है वो ज्यादा गर्मी वाला रात होता है देन क्लियर नाइट। ठीक है, क्लियर नाइट रहेगा तो ज्यादा ठंडा लगेगा देन क्लडी नाइट, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस वो क्लडी जो कलर होता है, बादल होता है, वो बाहर जाने नहीं देता है, वो अपने पास ही रख लेता है। हालांकि बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस भी बाहर नहीं जाता है। अगर सारा का सारा ग्रीन हाउस गैस जितना कि दिन में बनता है वो बाहर चला जाता तो अभी हम लोग का ये हाल नहीं होता। अगला देखते हैं, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में, बाय हीटिंग अ मास ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री, इस वॉल्यूम क्या होगा? अगर 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म कर रहे हैं उसको, इसका वॉल्यूम इंक्रीज क्यों इंक्रीज होगा? कि पानी के किसी द्रव्यमान को 0 से 10 तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होगा? उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। आफ्टर डिक्रीजिंग, उसका वॉल्यूम पहले तो डिक्रीज होगा, फिर वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा इंक्रीज होना। क्यों? क्योंकि जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म किया जाता है तो उसका आयतन कम हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करेंगे तो उसका आयतन पहले कम होगा, क्योंकि इसका घनत्व बढ़ता है, और यह प्रभाव तापमान के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने तक रहता है। हालांकि ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से समझाया भी था, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्फ का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम रहता है। ठीक है, क्या होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ये फैक्ट कि आइस का जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस, बर्फ का घनत्व मैक्सिमम का होता है, मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस का डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है। तो क्या होगा, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे पहुंचेंगे, सबसे पहले तो उसका जो ये होगा, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ इंक्रीज का लिखा हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे सबसे पहले तो डिक्रीज होगा। उसके बाद जैसे हम लोग 4 डिग्री से ऊपर पहुंचेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा, तो अधिकतम होता है। इस बिंदु के बाद बर्फ का घनत्व कम हो जाता है और इसका आयतन बढ़ जाता है। जैसे घनत्व डेंसिटी कम होगा तो आयतन तो बढ़ेगा।
क्योंकि जो चीज ज्यादा डेंस होता है वो उतना ही कम वो आयतन उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। लाइक देख लो, लकड़ी सब का कितना डेंस होता है, वो बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। लेकिन पानी देख लो या फिर कोई लिक्विड लिक्विड पदार्थ देख लो या कोई गैस देख लो, जितना देखो सीधा सा बात है ना, जो चीज जितना डेंस होगा, जिसका डेंसिटी अधिक होगा, वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो उसी तरह से जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे हम लोग पहुंचेंगे, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या देखते हैं कि आई जो है सबसे ज्यादा डेंस होता है। आई सबसे ज्यादा डेंस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब सबसे ज्यादा अगर डेंस है तो जो चीज ज्यादा डेंस होता है वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा 4 से 10 के बीच। और जब लिक्विड में चेंज होने लगेगा तो उसका डेंसिटी घटेगा, और डेंसिटी घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। समझ में आया? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है। और उसके बाद 4 से 10 के बीच क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि डेंसिटी कम होगा। अब ऐसा देखो, 0 से 4 के भी डेंसिटी बढ़ता क्यों है, ये तो फैक्ट है, इसको तो रटना पड़ेगा। क्यों? अब उसका वाटर का ऐसा, आइस का ऐसा नेचर होता है, तो उसमें हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं, वो उसका नेचर है। एक है आपका एक शनहद चक्रिका यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको सीडी बोलते हैं। दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज विच सिस्टम ऑफ डाटा स्टोरेज। आपने सीडी देखा होगा, ऐसे गोल गोल वाला जो होता है, ये उसी का बात हो रहा है। ऐसे गोल गोल होता था ना, यहाँ पे एकदम पूरा चमकता था, ऐसे ऐसे ये सब चमक रहा होता है। तो ये सीडी है। सीडी में जो हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं वो कैसा है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। तो वो आपका ऑप्टिकल होता है। सीडी में हम लोग जो डाटा स्टोर करते हैं वो किस प्रकार का डाटा स्टोरेज है, वो ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज है। कॉम्पैक्ट डिस्क एक पोर्टेबल भंडार माध्यम है जो ऑडियो, वीडियो और अन्य डेटा को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड, स्टोर और प्लेबैक कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? हाउ मच अमाउंट ऑफ क्लीन एयर इज नेसेसरी फॉर अ ह्यूमन बीइंग। एक मनुष्य के लिए कितना स्वच्छ हवा चाहिए? वो चाहिए 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में। 1000 क्यूबिक फीट एयर चाहिए एवरी 10 सेकेंड में। इस फैक्ट को याद रखना कि 1000 क्यूबिक फीट चाहिए एवरी 10 सेकेंड में, फॉर किसके लिए, एक ह्यूमन बींग के लिए। 1000 क्यूबिक फीट पर एवरी 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है आपका, टेलीकास्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड टेलीकास्ट? टेलीकास्ट कहा जाता है समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। फ्लैशिंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑन टीवी स्क्रीन। अब टीवी पे हम लोग जो देख रहे हैं वो कहीं से तो भेजा जा रहा होगा ना, तो वो जो भेजा जा रहा है उसी को टेलीकास्ट बोलते हैं। अगला देखते हैं, व्हाट्स किससे बनता है? व्हाट्स है क्या, व्हाट इज क्वार्ट्स मेड फ्रॉम? क्वार्ट्स बनता है फ्रॉम कैल्शियम सिलिकेट। क्वार्ट्स किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। क्वार्ट्स आपका कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। देखो लिखा हुआ है, क्वार्ट्ज एक कठोर क्रिस्टलीय खनिज है जो सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? हाउ डज कूलिंग टेक प्लेस इन रेफ्रिजरेटर? तो फ्रिज में जो ठंडा ठंडा होता है वो क्यों होता है? वो होता है बाय सडन एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस, संपीड़ित गैसों के शाखा प्रसार द्वारा। क्यों होता है? सडन एक्सपेंशन के कारण होता है ऑफ कंप्रेस्ड गैस का जो सडन एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण रेफ्रिजरेटर में वो कूलिंग टेक प्लेस होता है, ठंडा ठंडा होने लगता है। अगला देखते हैं आपका, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। मैग्नेटिज्म इन लिक्विड इज क्वाइट। लिक्विड में जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है, चुंबकत्व का कारण होता है, वो क्यों होता है? ड्यू टू होता है सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के वतुल गति के कारण। सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही लिक्विड में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है। आपने नाम सुना होगा 12th में मैग्नेटिक डायपोल का।
हालांकि यहाँ पे मैं वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली कैसे कैसे बनता है। नाम सुना है ना बस। अगर आपको मैग्नेटिक डायपोल याद है तो आपको ये बात थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, अगर बहुत पहले आप लोगों ने 12th नहीं किया है तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से मैग्नेटिक डायपोल यानी विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है। यही द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण बनता है। ठीक है, तो सीधा सा इतना ध्यान नहीं रखना है क्यों मैग्नेटिक डायपोल से हटाओ ना, क्या दिक्कत है। आपको बस याद रखना है कि मैग्नेटिज्म होता क्यों है लिक्विड में। ये होता है सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। और वैसे भी देखो, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही तो होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन एक रूट वर्ड याद रह गया कि इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है। मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी देखो, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है ना, बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, इलेक्ट्रॉन बोला सही बात नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। उसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, उस मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आएगा। और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जहां भी आता है वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों आता है फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव के कारण। और यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर्कुलर मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है लिक्विड का। अगला चलते हैं, अगला है आपका पनडुब्बियां पानी में चलती है। इनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। सबमरीन्स रन इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन देयर इंजन्स। तो सबमरीन जो चलता है, सबमरीन के जो इंजन में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है, वो किया जाता है पेट्रोल एंड ऑक्सीजन। सबमरीन के इंजन में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है, पेट्रोल एंड ऑक्सीजन क्या यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला है आपका क्या कि बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित रेटेड होता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिक बल्ब निम्नलिखित में से किससे रेटेड होता है, तो पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड वोल्टेज से रेटेड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो उसमें क्या क्या होता है, पावर चाहिए होता है और वोल्टेज चाहिए होता है, इनसे रिलेटेड होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सामान्यतः घरेलू विद्युत उपकरण जैसे बिजली का बल्ब, गीजर, हीटर इत्यादि पावर तथा वोल्टेज में रेटेड होते हैं। यदि किसी बल्ब की रेटिंग 100 वोल्ट से 250 वोल्ट है तो इसका अर्थ है कि बल्ब 250 वोल्टेज प्राप्त करने पर 100 विद्युत शक्ति का व्यय करता है। ठीक है, ये तो आपने जब बॉल वॉल खरीदा होगा तो हम लोग करते हैं ना, 100 वाट का बल्ब दीजिए, 200 वाट का बल्ब दीजिए। तो बल्ब के पीछे में कोई लेके देखना तो वहाँ पे 100 वाट, तो वाट तो बहुत कॉमन बात है। वाट आपका बहुत कॉमन वाट है। अभी हम लोग जैसे एलईडी सब खरीदते हैं, एलईडी सब खरीदते हैं तो क्या 10 वाट का बल्ब दीजिए, 20 वाट का बल्ब दीजिए। जैसे बोल बोल के लेते हैं ना, 100 वाट का बल्ब दीजिए। तो ये तो बोल बोल के लेता है तो वाट तो कॉमन होगी आपके लिए। बाकी आपको देखना है कि वहाँ पे वोल्टेज भी रहता है। अब उसको मान लो 200 वाट का बल्ब ले आए, ठीक है, तो 200 वाट का बल्ब जो हम लोग लाए हैं उसके लिए कितना उसको विद्युत चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कितना वोल्टेज का चाहिए, तो ये भी चाहिए ना। मान लो अगर 250 वोल्ट, एक सेकंड मान लो कि 250 वोल्ट लिखा हुआ ना, 250 वोल्ट से कम अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तब तो वो अपना पूरी तरीके से जल नहीं पाएगा ना। कभी आप लोग गाँव में अगर रहे हो तो एक टर्म आता है डिम लाइट। अगर आप गाँव से हो ना, ये वाला टर्म बहुत अच्छे से पहचानोगे, जानोगे। जब भी डिम लाइट आता था ना तो होता क्या था कि जो बल्ब है पूरी तरह से जल नहीं पाता था। डिम मतलब होता है कम लाइट। ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी होता है, जितना आने का होता है उससे कम, कभी कभी क्या गांव में ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत कम आता है, जिसके कारण ना बल्ब जो है लाइट ही नहीं करता, बहुत हल्का सा जलता है। पता नहीं आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप गांव से होगे तो पक्का रिलेट कर पा रहे हो, और खासकर झारखंड बिहार से हो, यूपी तरफ से हो तो बहुत अच्छे से रिलेट कर लोगे, क्योंकि हमारे यहाँ डिम लाइट बहुत ज्यादा आता था। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत नहीं मारती, क्योंकि अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर इज नॉट इलेक्ट्रोक्यूटेड बिकॉज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तार पे देखा होगा आपने कि तार पे कौवा वगैरह बैठ आता है, पक्षी सब बैठता है ना, पुल पे तार पे बैठ लेता है, लेकिन उसको करंट नहीं लगता। वो क्यों नहीं लगता, क्योंकि इट डज नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत पथ नहीं बनाता है। देखो होता क्या है, अब किसी एक चीज मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से बताया है कि आपका इलेक्ट्रिक
को बहने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के चलने के लिए चाहिए होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं था कि इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए, ठीक है, उसको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, मतलब विभवांतर चाहिए। तो अगर जब तक उस सर्किट में मान लो ये यहाँ पे तार है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक दूसरा तार है, इस जगह से तार क्यों मारते हैं इसको, 5 पिन समझते हो ना, जिसमें हम लोग गुस्सा से चार्ज करते हैं। तो आपने 2 तार लेना, ठीक है, 2 तार लेना, और यहाँ से एक 5 पिन से निकाल के एक प्लग 5 पिन में लगाना, दूसरा प्लग इस 5 पिन में लगा देना। उस केस में इस तार में करंट बहेगा ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। इसमें भी इस अगर 5 पिन का बात करें तो यहाँ भी आपको 250 वोल्ट रहेगा, और यहाँ भी आपका 250 वोल्ट रहेगा। तो कहाँ भी आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहेगा, क्योंकि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। देखो, ये जो है कोई भी चीज देख लो, हाई मतलब हाई इलेक्ट्रिसिटी से अगर देखें, क्या बोलूंगा मैं इसको, जब तक मतलब यहाँ का इसका आपका क्या बोलूं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक इसका वोल्टेज ज्यादा नहीं होगा, इन दोनों के बीच में अगर वोल्टेज का डिफरेंस नहीं हुआ, तब तक वो करंट बहेगा ही नहीं। ठीक है, मान लो जब तक अगर इसको करंट को चलना है, तो यहाँ पे अगर 260 वोल्ट रहा और यहाँ पे 250 वोल्ट रहा, तो करंट इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, और उल्टा कर लेते हैं, यहाँ पे 270 वोल्ट रहा तो करंट इस डायरेक्शन में चलेगा। मतलब करंट को चलने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, विभव में अंतर होना ही चाहिए। और यही नहीं होता है जब पक्षी तार पे बैठा रहता है। मान लो ये कोई पक्षी है जो तार पे बैठा हुआ है, तार पे बैठा हुआ है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला ही नहीं इसको, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जरा सा भी है ही नहीं, क्योंकि ये तार पे बैठा हुआ है। मान लो करंट इसके वजह से होकर जाता है, करंट होकर जाएगा, कहाँ जाएगा, कहीं तो जाने के लिए उसको रास्ता है ही नहीं ना। आखिर करंट मान लो इसके, अगर मान लो एक बार करंट इसके ऊपर चला गया, गया ना, उसके बाद ये जो करंट है ये कहाँ जाएगा, चाहे जाएगा ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। हाँ, लेकिन कभी कभी देखना, इस पक्षी को करंट लग जाता है। वो क्यों लग जाता है कि इस जगह मान लो एक पोल है, अब ये पक्षी खेलते खेलते यहाँ पे इसको करंट नहीं लगा, यहाँ पे इसको करंट नहीं लगा, खेलते खेलते कैसे ना कैसे इस पोल में आके टच हो गया। अब क्या हुआ, क्योंकि पोल तो जमीन से कनेक्टेड है, और अब उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मान लो 250 वोल्ट है और यहाँ पे आपका 0 वोल्ट है। तो अब क्या हुआ कि करंट जो है इस पक्षी के पैर के थ्रू, सर मतलब इस पक्षी के अंदर जाएगा, और इसके अंदर के थ्रू पक्षी इस पोल पे टच हुआ था, अब इस पोल के अंदर आएगा और करंट नीचे आ जाएगा, मतलब अब उसको करंट लगेगा। मेरा कहने का मतलब है, आपको ध्यान रखना है कि करंट फ्लो कब होता है, जब तक उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो होगा ही नहीं। और एक पक्षी जो तार पे बैठा रहता है, उसमें तभी उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होता है, यानी वो पाथ जो है बिल्कुल क्लोज्ड पाथ होता है, इसीलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होगा, उसको करंट कैसे लगेगा। तो आप ये कह लो कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण लगता है ऐसा, या फिर कह लो कि पाथ जो होता है, रास्ता जो होता है, उसका सर्किट क्लोज्ड होता है, इसीलिए करंट नहीं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, भारत में परमाणु बम परीक्षण किया गया था। एटॉमिक बम टेस्ट वाज डन इन इंडिया। कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था परमाणु बम परीक्षण। 1974 में 18 मई का दिन था। इस दिन भारत सरकार ने राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सतह पर मार करने वाली सबसे सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? विच इज इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुली डेवलप्ड इंडिजीनियस सरफेस टू सरफेस मिसाइल? वो है आपका पृथ्वी। मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी है। भारत की इस मिसाइल को नाम दिया गया था पृथ्वी, जिसे आज पृथ्वी-1 के नाम से भी जाना जाता है। इसका पहला परीक्षण 27 जनवरी 1996 को किया गया था, और इसका विकास चरण 2004 में पूरा हुआ। चलिए यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है 20 क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। साथ ही सेशन अगर यूजफुल लगा और आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग 500 के बहुत ही करीब हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब हो गया, हाँ कमेंट भी कर देना अगर आपके पास अगर कोई राय है, कोई सजेशन है, आपको लगता है कि ये इम्प्रूव किया जा सकता है, जो भी चीज़ है आपका आपके माइंड में अगर क्लिक हो रहा है, तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल
का नाम है, नाम क्या, लिंक अभी डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल।